हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, सीधी बात नो बकवास। नो बकवास का अभिप्राय आर्थिक जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं है। मतलब आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि एमके लाइव रिफर कोड ये बताते चलूंगा, मैं अपने कोर्सेस के बारे में सूचित करते चलूंगा, पर नो बकवास का मतलब है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट 10 से 12 मिनट में समझ में आ जाए। सीधी बात नो बकवास के इस पूरे कंसेप्ट में आप किन किन शब्दों को, किन किन बातों को समझना चाहते हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताते चलना। हर एपिसोड में आपका एपिसोड मैं कभी न कभी लेकर आऊंगा और जिसमें मैं आपका नाम भी लूंगा कि हमारे इस विद्यार्थी ने हमें रिक्वेस्ट की थी, सूचित किया था और हमें कहा था कि इस विषय पर सीधी बात नो बकवास के तहत बातचीत होनी चाहिए। आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। दूसरा, समान नागरिक संहिता के लिए क्या हमारे देश में संविधान में कुछ लिखा हुआ है। तीसरा, क्या हमारे देश में समान नागरिक संहिता कोई राज्य लागू कर चुका है। चौथा, क्या समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और अगर हां तो क्यों। समान नागरिक संहिता क्यों होनी चाहिए। पांचवा, समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों हो रहा है या वो क्यों नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर होना चाहिए, भाई आपका विचार है वो, लेकिन हमें यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के साथ अपने दिमाग को भी खोलना है, उसके सकारात्मक नकारात्मक। क्योंकि मैं कोई छपरी यूट्यूबर तो हूं नहीं कि आ गया देख लो ये होना चाहिए। मैं आपके सामने विश्लेषणात्मक चर्चा करूंगा जिससे कि आप अपने अनुसार निर्णय ले। मैं आपके निर्णय को प्रभावित नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको स्वतंत्र रूप से दोनों पक्ष बताऊंगा कि दोनों की अपनी अपनी विचारधारा क्या है, ताकि एक परिपक्व सोच आपके अंदर निर्मित हो और अंतिम रूप में एक समाधान, विश्लेषण कि क्या चीजें होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सीधा पहला सवाल है कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। जैसे कि आप मेरे चित्र में देख सकते हैं कि बीच में एक पूरी तरह से हम कहेंगे कि जो न्याय का तराजू है उसके साथ अलग अलग धर्म के सिंबलों को भी दिखाया गया है। यह चित्र भी बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है, पर सरल अर्थों में मैं आपसे कहूं तो 2 प्रकार के कानून प्रत्येक देश में होते हैं। एक होते क्रिमिनल लॉ, फौजदारी कानून, और एक होते नागरिक कानून जिसको कहते हैं सिविल लॉ। नागरिक कानून में कोई आपराधिक मामले नहीं होते, लेकिन कुछ झगड़े वाले, विवाद वाले मामलों को सुलझाया जाता है। जैसे तलाक, दंपति के बीच में संपत्ति का बंटवारा, या फिर पुत्र को संपत्ति या पुत्री को संपत्ति देने की बात जो आती है, या फिर विवाह के जो नियम होते हैं, विवाह के जो कानून होते हैं, इनको सिविल लॉ कहते हैं हम लोग। क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है चोरी अगर की, हत्या की, डकैती की, किसी के ऊपर हाथ उठाया, किसी भी प्रकार का मतलब हम कहते हैं जिसमें हमारे सीआरपीसी और आईपीसी में जो वर्णन किया गया। तो ये सीआरपीसी, आईपीसी हमारे देश में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, सबके लिए एक जैसा है। पर हमारे देश में सिविल वाले जो कानून हैं वो अभी भी सभी के लिए एक जैसे नहीं है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए तो वो एक हो जाते हैं, लेकिन फिर मुस्लिमों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है और कई जनजातियों के लिए भी अलग है। इन सभी को एक करना ही समान नागरिक कानून है। क्या सरल भाषा में समझ पाए? मैं फिर भी समझाने की एक बार पुनः कोशिश करता हूं कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है। देश में सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए
अलग अलग सिविल कानून ना होकर पूरे देश में एक ही प्रकार के सिविल कानून का होना, जैसे विवाह, तलाक, पुत्र को दत्तक लेना, संपत्ति, इस प्रकार के कानूनों का सभी धर्म के लिए सेम होना। जैसे आप में से कई लोगों को शायद सुनकर अचरज होगा कि हमारे देश में मुस्लिम धर्म में विवाह की कोई न्यूनतम आयु कानूनी रूप से नहीं है, उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग है। उनका पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वो विवाह की आयु है जहां पर एक प्रकार से उनके धर्म में क्या लिखा गया। ईसाइयों के लिए उनका अपना पर्सनल लॉ आ जाता है, जनजातियों का अपना पर्सनल लॉ, या हम कहेंगे कि जनजातीय विशेष का अधिकार आ जाते हैं। क्या हमारे देश के संविधान में इसके लिए कहीं प्रावधान है? तो जी हां, संविधान निर्माताओं ने हमारे देश में 395 आर्टिकल बनाए हैं संविधान में। उसमें आर्टिकल 44, 395 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 44 में डीपीएसपी का मतलब नीति निर्देशक तत्व क्या है सर? ये संविधान निर्माताओं ने सरकार को जिम्मेदारियां दी हैं आर्टिकल 36 से लेकर तो आर्टिकल 51 तक। उसमें आर्टिकल 44 में सरकारों को, सभी सरकार, केंद्र, राज्य, इनको दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वे अपने देश में, हमारे देश में समान नागरिक संहिता लाने के लिए कार्य करेंगे। ऐसा संविधान निर्माताओं ने भी जिम्मेदारी दी हुई है। क्या कोई राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता मिलती है? तो जी हां, भारत में अभी फिलहाल में केवल गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता राज्य की सरकार ने लागू की है, क्योंकि राज्य की सरकार भी इसमें निर्णय ले सकती है। अब उत्तराखंड की सरकार ने भी लगभग सारी कार्रवाई कर ली है। शायद जल्द ही खबर आएगी कि उत्तराखंड भी समान नागरिक संहिता वाला राज्य बनेगा। तो गोवा, जब पुर्तगीज गए गोवा से, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर ये पहले ही चीजें हो चुकी थी, एक जैसी चीजें समान नागरिक संहिता के रूप में रहेगी। उसके बाद फिर थोड़े बहुत बदलाव करते हुए उसे कंटिन्यू या निरंतर किया गया। अब बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि समान नागरिक संहिता क्यों होनी चाहिए? तो शायद आप में से कई लोग कहेंगे कि सर होनी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म बराबरी में। जी हां, लेकिन मैं आपको कुछ और बेहतर कारण देने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे देश में समान नागरिक संहिता क्यों होनी चाहिए भाई। तो हमारे देश में समान नागरिक संहिता होने का सबसे बड़ा कारण होगा हमारे संविधान की उद्देशिका। हमारे संविधान में जो प्रिम्बल लिखा गया है, जो किताब का पहले पेज पर उद्देश्य लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता। तो सोशल जस्टिस धर्म देखकर तो नहीं हो सकता, जाति देखकर और संप्रदाय देखकर तो नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक न्याय सभी के साथ समान तभी होगा जब कानून समान सभी के लिए होंगे। एकता और अखंडता भी तभी आ पाएगी जब सबके साथ बिल्कुल आप एक प्रकार के कानूनी रूप में व्यवहार करेंगे। हमारे देश में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो सभी नागरिक के लिए सभी कानून, फौजदारी हो या सिविल, एक जैसे होने चाहिए। आर्टिकल 14 हमारे देश में एक मूल अधिकार है जो कहता है कि कानून के सामने सब समान है। विधि के समक्ष समता की बात करता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। एक ही देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून की अगर प्रचलन होगा तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमारे आपसी वैल्यूज जो कि एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं, उसमें गिरावट आ सकती है। इसलिए मजबूती के लिए जरूरी है। और अलग अलग पर्सनल लॉ का होना न केवल सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म को प्रेरित करता है। कम्युनलिज्म को मतलब एक प्रकार से एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या की भावना, एक धर्म का दूसरे धर्म, या फिर एक प्रकार से कंपटीशन की बात हो जाती है। कई बार हिंदू रिलीजन में ही कुछ लोग दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाते हैं। तो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून होने से सांप्रदायिकता का विकास भी हो सकता है, और यह कहीं ना कहीं लोगों को या पॉलिटिशियन को संकीर्ण राजनीति के लिए भी प्रेरित करता है। इसके लिए जरूरी है कि सबके कानून सेम रहेंगे तो ऐसी छोटी संकीर्ण मानसिकता निर्मित नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि विरोध क्यों हो रहा है?
सर ये सब चीजें अच्छी है, फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो हमें समझना पड़ेगा विरोध के बिंदुओं को भी। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि हम एक परिपक्व व्यक्ति है, हम अपनी मानसिकताओं में बायस्ड नहीं है। क्यों विरोध किया जा रहा है? तो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत विशिष्ट प्रकार के जनजाति के लोग रहते हैं, मध्य भारत में भी हैं। भाई इनकी अपनी कुछ परंपराएं हैं, और हम परंपराएं किसी पर थोपेंगे तो वह विद्रोह का स्वर होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश केवल इसीलिए तो अलग हुए क्योंकि एक जगह के लोग दूसरी जगह पर अपने सोच को थोपना चाहते हैं। जब भी आप दबावपूर्ण तरीके से किसी पर भी चीजों को थोपेंगे तो विद्रोह बढ़ सकता है। और केवल बात इसकी नहीं है, बात हमारे देश के संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देते हैं इस प्रकार के चीजों की। तो विरोध क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट जैसा माननीय न्यायाधीश जो बड़े बड़े मतलब हम कहेंगे कि कानून के जानकार हैं, उनमें से कई लोगों का यह मानना है कि भारत में विभिन्न प्रकार के वर्ग मौजूद हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और अपनी परंपरा और धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे में एक ही कानून को इन अलग अलग वर्गों पर लागू नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कोई परिवार चला रहे हम लोग, देश चला रहे हम लोग कोई तानाशाही नहीं कर रहे। हमारा मकसद सभी के कल्याण की भावना है, तो इसलिए एक विरोध ये उत्पन्न होता है। दूसरा विरोध का कारण यह भी है कि विभिन्न पर्सनल लॉ की व्याख्या विभेदकारी ना होकर एक प्रकार से संविधान अथवा राज्य द्वारा दी गई सकारात्मक कार्रवाई है। भाई सभी अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार, इसलिए ताकि सभी को अपने अनुसार जीवन यापन की स्वतंत्रता मिल सके, जो कि हमारे देश के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में मिलती है। साथ ही साथ जिसका उद्देश्य समाज के वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों और मान्यता और धार्मिक नियमों को संरक्षण प्रदान करना है। मान्यताओं को एवं धार्मिक नियमों को संरक्षण प्रदान करना है। तीसरा, विधि आयोग के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करना जरूरी नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं जरूरी है? अभी तो आप कह रहे थे। देखो भाई, ज्यादा जरूरी क्या है? नागरिक कल्याण ज्यादा जरूरी है, लोकहित ज्यादा जरूरी है, लोगों की सहमति, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। तो फिर सर क्या करें? क्या ये कानून छोड़ दें? नहीं, सबसे पहले आप कानूनों की समानता करिए पर्सनल लॉ में। एक समाधान क्या है? जैसे आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी एक न्यूनतम आयु लेकर आ जाइए। जब सभी धर्म में न्यूनतम आयु लगभग सेम हो जाएगी, विवाह के कानून, दम संपत्ति के कानून, धीमे धीमे वहां पर भी एक मोटिवेशन लाइए। वहां भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वहां भी हर एक जगह जनजातियों में भी आप एक प्रकार से मोटिवेशन लाइए और चीजों को पहले पर्सनल लॉ में ही चेंजेस कर लीजिए। और जब आपको लगे कि पर्सनल लॉ में 19-20 का डिफरेंस रहा है सभी पर्सनल लॉ में, तो फिर समान नागरिक संहिता का रूप ले लीजिए। तो एक मानसिकता विकसित करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमारे देश में जो आर्टिकल 29 है ना, जो संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है। भाई फंडामेंटल राइट्स मतलब कोई साधारण अधिकार चीज नहीं है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होता है आपको, आपके इस अधिकार के न मिलने पर। धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का हमने अधिकार दिया, और वो अल्पसंख्यक धर्म के ही नहीं, भाषाई अल्पसंख्यक को भी दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे देश में 44 जो है वो एक नीति निर्देशक तत्व है। ध्यान से समझना, जो नए विद्यार्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आर्टिकल 44 में जो बात कही है वो कानूनी रूप से लागू करने का दबाव संविधान ने नहीं कहा है, लेकिन संविधान ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स तो आपको देने ही है कानूनी रूप से। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं, इसलिए 44 से ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल 29 बन जाता है, 44 से ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल 30 बन जाता है। तो ये इतना बाध्यकारी नहीं है इसलिए भी। और दूसरा, भारत विविधताओं का देश है, इसलिए यहां विविधताएं मिलती है। ये तर्क दिए जा रहे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि अच्छा सर आप विरोध, भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं समर्थक हूं, मैं शिक्षक हूं। बस मैं आपके सामने दोनों बिंदु रख रहा हूं, निर्णय तो आपको लेने हैं। तो अगर हम समर्थन की बात करें तो मैंने उसके तर्क दिए, किन आधारों पर समर्थन होता है। संविधान कहता है
उद्देशिका में लिखा हुआ है। और एक ही देश में एकल नागरिकता, एकता, अखंडता की बात, ये सारे पहलू है जिससे कि समान नागरिक संहिता लागू होने के लिए दबाव बनता है। पर यह भी बिंदु है कि समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए। एक अगर हम समाधान ढूंढे कि सर आप क्या सॉल्यूशन देंगे, तो विभिन्न वर्गों से पहले विचार विमर्श करना चाहिए, इसके बाद ही आगे बढ़े, ताकि सबके साथ मिलकर ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र में जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। सभी वर्ग और धर्म के लिए पूर्णतः एक ही कानून होने के बजाय न्यूनतम नियमों का, मतलब कुछ न्यूनतम क्राइटेरिया तय कर लीजिए कि भाई कुछ भी हो, इससे नीचे नहीं बात हो सकती है, इस नियम का पालन सभी धर्मों ने करना चाहिए। फिर कुछ फ्रीडम के साथ बातचीत रहे, जैसे विवाह की न्यूनतम आयु अभी तय कर लीजिए, ताकि वो ज्यादा जरूरी है। सरकार को समान नागरिक संहिता की दिशा में क्रमिक रूप से धीमे धीमे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सरकार इसे लागू करना चाहती है तो सबसे पहले सरकार आम नागरिकों से भी राय जरूर ले ले, ताकि उसके अनुसार कानून बनाने में सहायता मिलेगी। क्योंकि आम नागरिक में भले ही आप में से कई लोग उतने बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोग तो बुद्धिजीवी हैं जो चीजों को जानते हैं। तो एक समाधान हम ये रख सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता में संवैधानिक प्रावधान क्या कोई राज्य में भी है? क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और क्या समाधान? मुझे जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आने वाले एपिसोड में आप सीधी बात नो बकवास के अगले एपिसोड में किस विषय पर सीधे सरल भाषा में जानना चाहेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शेयर लाइक करते चलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप अगला एपिसोड कौन सा चाहते हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी लाल लाली सीसेट की प्रिपरेशन की प्लानिंग भी कर रहा है, तो 10 अगस्त को हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, पहला वाला। दूसरा, यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस में जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है अनअकैडमी। इस समय आपके पास एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। एक्सटेंशन ऑफर का मतलब होता है कि आप लेंगे तो 18 महीने का, लेकिन 22 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप लेंगे तो 2 साल और 3 साल का, लेकिन 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप इसके लिए हमारा रिफर कोड MK Live जरूर याद रखेंगे। यदि आपका चयन होता है तो हम दावा करते हैं कि हम आपको अपनी पूरी फीस लौटा देंगे। आप चयन करिए, आपके सिलेक्शन और चयन में 1 रुपए भी नहीं लगेगा, ये आप ऐसा दावा कर सकते हैं। पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। सीधे मुखर्जी नगर से लाइव क्लास शुरू होने वाली है, सीसेट की भी और जीएस की भी। अभी जीएस की शुरुआत हो चुकी है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 से 3 कक्षाएं हुई है। जल्द से जल्द आपके सामने पूरी टीम रहेगी, जिसके माध्यम से आप क्लासेस कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शनल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा PSIR का बैच आ चुका है, आप इसको भी कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट 9 जुलाई के दिन होने जा रहा है। 50 सवाल, 60 मिनट और 90% तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी।